brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज शुरुआत एक दृश्य से करते हैं। सोचिए, दिन का समय है, चारों ओर लोग मौजूद हैं और बीच सड़क पर एक बंदा छड़ियां लेकर एक स्त्री और एक पुरुष को गिरा करके पीट रहा है। भीड़ वहां पर खड़ी है पर इस गुंडे को रोकती नहीं है। अलबत्ता और उकसाती है कि वो ऐसे ही छड़ियां बरसाता रहे। लड़का और लड़की बेहोश हो जाते हैं तो वो बालों से पकड़कर उन्हें उठाता है और लातों से मारता है। ऐसे बर्ताव करता है जैसे ये गुजरा हुआ जमाना है जहां पुलिस, प्रशासन, लोकतंत्र, कचहरी और आधुनिक न्याय का आविष्कार शायद हुआ ही नहीं है। ये दृश्य अफगानिस्तान या बांग्लादेश का नहीं है, ये हमारे पश्चिम बंगाल की घटना है जहां तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की सरकार है। सरकार का काम है नागरिकों को सुरक्षित रखना, लेकिन इस सुरक्षा का संतुलन शक्ति से किया गया। छोटे मोटे गुंडों, गिरोहबाजों की शक्ति, जिसके दम पर कभी संदेश खाली की महिलाओं को निशाना बनाया गया तो कभी उत्तरी दिनाजपुर में प्रेमी युगल को सड़क पर लिटा करके पीटा गया, लज्जित किया गया। आज हम पश्चिम बंगाल के उस वायरल वीडियो की बड़ी खबर में विस्तार से चर्चा करेंगे, गुनहगारों और उनके सरपरस्तों का धागा भी खोलेंगे। लेकिन पहले संसद का हालचाल लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर में। आज जब 1 जुलाई 2024 का दिन शुरू हुआ तो ये एक आम दिन नहीं था। ये सिर्फ बहुत सारे बच्चों की गर्मी की छुट्टी खत्म होने और स्कूल शुरू होने का दिन नहीं था। ये देश में हुए सबसे बड़े कानून सुधार का दिन भी था। देश में पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईईए अब काम करना बंद कर चुके हैं। इनकी जगह आ गए हैं अब नए कानून। आईपीसी की जगह ली है बीएनएस यानी भारतीय न्याय द्वितीय संहिता ने, सीआरपीसी की जगह ली है एनएसएस यानी नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय, और आईए की जगह ली है बीएसए ने यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वितीय ने। आपको इनके बेसिक काम भी बता देते हैं, यानी किन किन सूरतों में इन कानूनों को अप्लाई किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता, इसमें वो धाराएं और कानून लिखे हुए हैं जिन्हें किसी अपराध की जांच के लिए आरोपियों या आरोपियों के समूह पर लगाया जाता है। नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये कानून का वो हिस्सा है जो पुलिस के लिए काम करने के निर्देश, नियम और तौर तरीके तय करता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कानून किसी भी अपराध के सबूतों, तथ्यों और बयानों को जुटाने और उनके इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जो हैं उनको तय करता है। इन 3 कानूनों के बारे में हमने अपने डेली जो हमारा एक्सप्लेनर शो है आसान भाषा में, उसमें भी आज के एपिसोड में विस्तार से बताया है। अगर आप देखना चाहें तो आपकी सुविधा के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अब आज जब से ये कानून लागू हुए तो राजनीतिक हलकों से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। ये विषय है, 3 नए कानून का विषय नहीं है। अब उसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की संज्ञा दी गई या अलग अलग नाम लिख लिए गए, कानून तो था ही। देश तो कानून के ही रास्ते से चल रहा था, रूल ऑफ लॉ तो था ही। ये कंफ्यूज करने के लिए मीडिया इस वक्त 3 नए कानून। अब हमारे उत्तर प्रदेश में लोग इसी तरह से गणना कर रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो गाड़ियां चलाई थी उसका नंबर रखा था 100 नंबर, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 112 कर दिया। उसी तरह से इन्होंने कुछ नाम बदले हैं। बाकी कानून में क्या बदलाव किया गया है अब उसको अध्ययन करने की जरूरत है, देखा जाएगा प्रैक्टिकल क्या है। कानूनविद और उसके जानकार देखना यह है कि कानून, हर कानून अच्छा होता है, उसका दुरुपयोग जो किया जाता है वो बहुत बुरा होता है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये क्रिमिनल कानून पार्लियामेंट में पास कराए गए थे, सारे विपक्ष को 150 लोगों को बाहर फेंक के और पूरी अपने नंबर के बलबूते से पास किया गया। और मैंने तो उस टाइम भी आपत्ति जताई थी कि कई चीजें इसमें हैं, जैसे मर्सी पिटिशन जो है, कानून में कहीं पे भी नहीं कहता कि आप एक सजा के लिए 2-2 बारी आप उसका जेल भुगतो। और हमारे जो बंदी सिख जो जेलों में 30-30 साल से बंद है, उन्होंने अपनी सजा एक बारी नहीं 2 बारी पूरी कर ली है और सरकार ने नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं कर रही है। और इस नए कानून में अब नई चीज डाल दी है कि वो अपने आप पहले माफी मांगेंगे और तब उनको छोड़ा जाएगा। सो ये बिल्कुल
मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस पे पूरी चर्चा डिबेट होने की जरूरत है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। ये तो बहुत जो हमको लगता है जो तीनों बिल जो आज का इम्प्लीमेंटेड होने जा रहा है, इसमें इतना कन्फ्यूजन है, इसमें लॉयर लोग से एक बार और मशवरा करना बहुत जरूरी था। हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी बोला इसको हड़बड़ी करके इसका इम्प्लीमेंटेड नहीं करिए, तो नहीं करना चाहिए, जरूरी था, हम समझते हैं। इन तमाम बातों पर काउंटर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने जब वो एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे कि लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। और दोनों सदनों में 14 तारीख में लोकसभा में 96 और राज्यसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकतें की जिससे पीठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर भी एक ऑप्शन था। ये बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम लाने वाला कानून था। वो एक कानून के लिए स्पेशल अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे। इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुझाव मांगे थे। गृह सचिव जी ने सभी आईपीएस अफसरों से सुझाव मांगे थे, सभी कलेक्टर से सुझाव मांगे थे और ये सब सुझाव मिल मिलाकर मैंने खुद अधिकारियों की बैठक को अलग करे तो मैंने खुद 158 बार इसकी मीमांसा कर बैठक कर विचार कर एक बिल बनाया। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है। गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई। सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। इन 3 नए कानूनों की उपयोगिता और आलोचना दोनों के बारे में, प्रोज और कॉन्स के बारे में हमने पूछा कानून के जानकारों से। जो भारतीय न्याय संहिता है ये 70% तो पुराना जो आईपीसी है उसका ही कॉपी है और 30% कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो जो इसमें ज्यादा उत्तेजित होने की भी कोई जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा इसको कैजुअली लेने की जरूरत है। अभी वेट एंड वॉच करना है क्योंकि कोई भी लॉ इवॉल्व होने में टाइम लगता है और अभी इसका जो असर है वो 2-3 साल में दिखेगा जब कोर्ट्स इसको ट्राई करेंगी, केसेस को एविडेंस जाएगा उसके बाद से। तो अभी से ये कह देना कि ये बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है या फिर ये बड़ा ही सिटीजन फ्रेंडली लॉ है, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एग्जैजरेशन होगा। तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है
और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ अच्छे प्रावधान भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर जो है, जो आप घर बैठे भी आप अपनी जो कंप्लेन है वो पुलिस को भेज सकते हैं, और जो जीरो एफआईआर है, विच इज आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में हो वहां से आप भेज सकते हैं, और आपकी जो एफआईआर है वो इंक्वायरी के बाद 3 दिन में रजिस्टर होनी ही है। पर उस इंक्वायरी का उन्होंने दिया है 14 दिन, जब उनके सुपीरियर जो है वो रिपोर्ट देंगे, पर उसका कुछ अपर लिमिट नहीं है कि 14 दिन कंप्लेन से या 14 दिन इंक्वायरी करने के बाद। तो ये सारी कुछ त्रुटियां हैं जो समय से क्या बोलते हैं, वो समय से ठीक होंगी। तीसरी बात, एक पुलिस को सारी पुलिस स्टेशंस जो भी क्राइम होगा जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, उन सब में वीडियोग्राफी वगैरह मैंडेटरी कर दी गई है। तो कई पुलिस जो स्टेट्स हैं वो अपनी तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई कह रहे हैं कि आपको वर्बल मतलब बोलना भी है, रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको डिस्क्राइब भी करना है, जैसे जर्नलिस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं और ऐसे करके। और कई जगह कह रहे हैं कि आप बस साइलेंट रिकॉर्डिंग करिए। तो ये सब चीजें जो हैं ये थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमें देखना पड़ेगा आगे जाके कि ये कैसे हो रही है और कोर्ट इसको कितने हद तक एक्सेप्ट करता है। और एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू है, वो है सैंक्टिटी ऑफ डेटा का। इसमें एक प्रावधान दिया गया है कि जब आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, उसका एक हैश वैल्यू जनरेट करें, और 62 सेक्शन ऑफ बीएनएसएस है, उसमें एक सर्टिफिकेट आएगा, तो ये आपका एविडेंस लॉक हो जाएगा। पर लॉक होने के बाद भी ये एविडेंस किसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा जिससे कोर्ट एक्सेस करेगा, मेमोरी ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया, या क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो एमएचए ने बनाया है, ई साक्ष्य करके, ई एविडेंस, उससे स्टेट्स जो है अपना वो क्लाउड यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे केसेस हुए जिसमें डेटा लीक हुआ है, तो उसका एक मतलब उसकी एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, मल्टीपल लेयर की, क्योंकि उससे फायदा जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट में ये कह सकता है कि ये बहुत सारे ये ठीक से लिया नहीं गया एविडेंस, और ये तो मैं हूं ही नहीं यहाँ पर। ये सब भी चैलेंजेस आ सकते हैं। इधर संसद में आज विवादों का दिन था। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्ष के सांसदों ने स्थगन का प्रस्ताव क्रमशः स्पीकर और सभापति के पास भेजा था। संसद की कार्यवाही शुरू हुई और स्थगन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने फिर से उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि लोकसभा स्पीकर विपक्षी सांसदों के माइक ऑफ कर रहे हैं। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो, और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी, लेकिन जैसे ही विपक्षी गाड़ी नीट यूजी की धांधली की ओर घूमने लगी, इस गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए स्पीकर ओम बिरला आगे आ गए। विपक्षी सांसदों ने लगातार कोशिश की कि लोकसभा में नीट में हुई गड़बड़ियों पर बात हो, लेकिन शायद एनडीए के नेताओं को यह मंजूर नहीं था। पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि
जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे आप कि एक दिन आप पार्लियामेंट नोटिस चर्चा दें, करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ, नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। इसके बाद विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए और कुछ देर के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन इस दरमियान राज्यसभा में भी बहस जोरों पर थी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन दिया और कहा कि राष्ट्रपति के भाषण से बहुत सारी चीजें नदारद रहीं, जैसे उन्होंने देश की चुनौतियों को नजरअंदाज किया और सरकार की नाकामियों को छुपाया। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। अपने वक्तव्य में खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अग्निवीर योजना और मणिपुर की घटना का भी जिक्र किया। इन मौकों पर उनकी सभापति जगदीप धनखड़ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से तीखी बहस भी हुई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सर, अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा है, मरे नहीं देश के लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दायरे में मत देखिए। हमारे वजह से किसान के सच्चाई कैसे बनी है, किसान के सच्चाई कैसे बनेंगे तब आप कुछ बनाया। मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हमने बनाया। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ और लंच के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बोलने की बारी आई। उन्होंने बोलने की शुरुआत भगवान शिव की, भगवान शंकर की तस्वीर को दिखाकर की। जब भी वो भगवान शिव की तस्वीर उठाते, तुरंत संसद का कैमरा राहुल गांधी से हटकर स्पीकर ओम बिरला की ओर स्विच हो जाता। इस बात को राहुल गांधी ने पॉइंट आउट भी किया। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमले किए। कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की बात करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत।
डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। राहुल गांधी के इस बयान पर फौरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए, हिंदू समाज से माफी मांगने की बात कही और आपातकाल पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। राहुल गांधी ने सफाई भी दी और उसके बाद राहुल गांधी ने कृषि कानूनों और नीट पर सरकार को घेरा। इसके बाद वो स्पीकर के लहजे पर मुखातिब हुए, कहा कि स्पीकर राहुल गांधी से सीधे खड़े होकर के हाथ मिलाते हैं और जब मोदी जी से हाथ मिलाने की बारी आती है तो वो झुक जाते हैं। राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब भी स्पीकर ओम बिरला ने दिया। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूं। स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं।
मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। इस बहस के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी अपने अपने हिस्से के प्रहार किए, वो भी देख लीजिए। ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी बिकती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करने वालों की हालत आज क्या है? इंसान को भूसे की तरह भर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है मान्यवर। लखनऊ में उतरिए, वहां पर कुली मिले मुझे मान्यवर, उनके लिए एक वादा किया था बहुत पहले, और आप एक उदार हृदय के व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानी चाहिए। कुलियों को वादा किया इस सरकार ने कि आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कुलियों को वादा किया वर्दी दी जाएगी, तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। उनका ज्ञापन मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी उनकी मांगों के बारे में कोई सुना नहीं। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं, एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर। राहुल गांधी के बयान पर संसद के बाहर प्रियंका गांधी ने पत्रकारों को सफाई दी। का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। आज की संसद की कार्यवाही का सार संक्षेपण ये था। विस्तार से जानना है तो संसद सत्र के दौरान हम एक विशेष बुलेटिन हर रोज तैयार करते हैं जिसका नाम है संसद में आज। वो देखिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जिसकी चर्चा हमने इस बुलेटिन की शुरुआत में की थी। इस खबर का केंद्र है पश्चिम बंगाल का जिला उत्तरी दिनाजपुर, प्रदेश का वो इलाका जो बिहार के किशनगंज से सटा हुआ है। वहां से आया ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको दिख नहीं रहा होगा, यानी सब कुछ धुंधला सा लग रहा होगा। तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइन है कि हिंसा कितनी भी खुली और विभत्स हो, हम उसके चश्मदीद नहीं हो सकते। हैवानियत को धुंधला करना ज़रूरी है, वरना मन विचलित होने लगता है। लेकिन हम बता सकते हैं कि हुआ क्या था। 2 दिनों पहले पश्चिम बंगाल से आने वाले लेफ्ट के नेता और सीपीआई मार्क्सवादी के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के इस गुंडे का नाम है जेसीबी। उसने सुनवाई और सजा का निर्णय खुद लिया। ये असल में ममता बनर्जी की सरकार में एक किस्म का बुलडोजर न्याय है। मोहम्मद सलीम के ट्वीट के बाद से ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और इस वीडियो में क्या दिख रहा था? चारों ओर लोग खड़े हैं और लबे सड़क जेसीबी नाम का ये गुंडा छड़ियां लेकर के एक लड़के और लड़की को मार रहा है। भीड़ में मौजूद लोग उसे उकसा रहे हैं। लड़का और लड़की जब भी मार से बचने के लिए भीड़ से बाहर जाते हैं तो भीड़ उन्हें फिर से बीच में धकेल देती है। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर जेसीबी का हाथ पकड़ने बीच में आए, कुछ ने हाथ जोड़े कि वो उन दोनों को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं रुकता। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसे किसी कानून के तहत सजा हो सकती है। ऐसा क्यों हो रहा था? इसके 2 वर्जन है। पहला वर्जन है राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। उनका कहना है कि इस महिला को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट दिया था, और ऐसा हो रहा है स्थानीय विधायक और तृणमूल नेता हमीदुर रहमान के कहने पर। कहा गया कि हमीदुर रहमान के कहने पर स्थानीय गुंडे तजमुल हक ने इस घटना को अंजाम दिया।
तजमुल हक का ही नाम जेसीबी है, जिसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। फिर जब मीडिया ने हमीदुर रहमान से पक्ष जानना चाहा तो घटना का दूसरा वर्जन सामने आया। विधायक हमीदुर रहमान ने कहा कि उक्त महिला अपने पति और बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और इसकी इजाज़त उनका मजहब नहीं देता, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पंचायत की और महिला और उसके प्रेमी को ये सज़ा देने का ऐलान किया गया। इस घटना को हमने स्थानीय पत्रकारों की मदद से भी समझने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मामला इस तरीके से, जिस महिला और पुरुष को देखा जा रहा है, आरोप था उनके खिलाफ, जो बहुत ही इस समाज में अभी भी एक बहुत ही बेरहमी से जो पेश उन लोगों के साथ जो घटना हुआ है, आरोप इस तरीके से है कि वो कह रहे हैं कि ये जो शख्स और ये जो महिला है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के में थे। इसके तहत वहां पर उन्हें एक जो है कैंगरू कोर्ट बुलाया गया और सरेआम दिन दहाड़े बाजार में लोगों के सामने ये जो जिसका नाम है जेसीबी, यानी उसके खौफ, उसके डर से लोग वहां पर थर थर कांपते थे। उनका नाम जेसीबी पड़ चुका है। इस तरीके के बंगाल में कई सारे इस तरीके से हुड़दंग करने वाले लोग हैं, गुंडे हैं, जिनका इस तरीके से पॉपुलर उनका जो है निकनेम रहता है। उनमें से ही ये एक शख्स है जिसका नाम है तेजमुल इस्लाम। बाद में उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया, पुलिस उनको धर दबोचा गया है और पुलिस ने अब जो है उसको इस्लामपुर कोर्ट में पेश उनका हो चुका है। पुलिस रिमांड में लेने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ही जानकारी हमारे पास है। घटना सामने आई तो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई, आरोप और प्रत्यारोप भी लगे। बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सेफ है। हाँ, थोड़ा बहुत इंसिडेंट्स तो यहाँ वहाँ हो रहा है, लेकिन सरकार की ओर से या हमारे पार्टी के ओर से हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो वो जब उनके वहाँ से वहाँ हुआ है, वो क्या मणिपुर में गए थे? मणिपुर कैसा है, सेफ है या अनसेफ है महिलाओं के लिए? तो ये भी बताए जेपी नड्डा जी। हम लोग को सिखाना नहीं है, महिलाएं हमारे साथ है और इस चुनाव में ये प्रमाण दे चुके हैं महिलाएं। टीएमसी के लोगों ने ही पिटा है वहाँ पे, और वहाँ पे जो विधायक है हमीदुर रहमान, उन्होंने उनके जो नजदीकी के लोग हैं उन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। और सबसे खतरनाक चीज है, बंगाली में जो शायद अब भारत के बाकी हिस्सों के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको ट्रांसलेट करके देना चाहिए। जो विधायक साहब ने बताया, विधायक साहब का स्टेटमेंट आया है कि मुस्लिम राष्ट्रों में ऐसी बैठाने की व्यवस्था है, मतलब वो कंसीडर कर रहे हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को इट इज ए मुस्लिम राष्ट्र, ऐसा आया है उनका स्टेटमेंट से। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये पहली बार नहीं था कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े किसी मसलमैन यानी गुंडे ने न्याय का स्थानीय संस्करण लिखा हो। ऐसा पहले भी हुआ है, होता रहा है। इसके पहले संदेश खाली केस में शाहजहां शेख और उसके साथियों का सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ाव देखा जा चुका है, और ममता बनर्जी के शासनकाल के पहले लेफ्ट के शासनकाल में भी इस तरह की चीज़ें दिखती रही हैं। अब इस नए गुंडे का नाम सामने आया है, तजमुल हक। कौन है ये? लोग बताते हैं कि स्थानीय तौर पर इतना प्रभावशाली और ताकतवर है कि लोग उसे जेसीबी कहने लगे हैं। वो इस किस्म के फौरी न्याय में यकीन रखता है जहां न्याय देने का अवैध जिम्मा वो खुद उठाता है। तजमुल उर्फ जेसीबी की कहानी हमें स्थानीय पत्रकारों ने सुनाई। देखिए, इस मामले में ये जेसीबी कौन है? ये शख्स है तेजमुल इस्लाम, जो कि वहां पर एक लोकल जो है गुंडे वो कहलाते हैं, लेकिन जिसके खौफ से लोग थर थर कांपते थे। उनका एक निकनेम था जेसीबी, यानी जेसीबी जो अक्सर बुलडोजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सुनने में आ रहा है कि इस तरीके की ये जो शख्स है, इनके खिलाफ कई सारे आरोप है कि वहां पर चोपड़ा, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के दबदबा है, देखिए मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो वहां पर इस विधायक ने भी कहा है कि तृणमूल चोपड़ा में जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं, ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर है। राजनीतिक आकलन को अगर समझे, जमीनी हकीकत, तो चोपड़ा जो दार्जिलिंग लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के दबदबा है। वहां से लंबे वक्त से तृणमूल के विधायक रहे, और इस तरीके के जो शख्स है, यानी जेसीबी जिसका नाम है, जिसके डर से लोग कांपते थे, वो वहां पर दबंगाई करता था। वो एक स्ट्रॉन्ग मैन था लंबे वक्त से। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने उसका पल्ला झाड़ दिया है। उसका कहना है कि भाई हमारी कोई पार्टी के पद में वो नहीं थे, लेकिन सभी वहां पर तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर ही, सभी उनके कार्यकर्ता है। लेकिन ये जेसीबी जिसके डर से लोग थरथराते थे, वो वहां पर पहुंच जाता था। कहीं पर अगर किसी की निजी मामला हो या फिर कहीं पर भूल चूक हुई, तो सरेआम बाजारों में लोगों के सामने इस तरीके से वो
जस्टिस करता था। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह की मसल पॉलिटिक्स का कोई ट्रेंड है? सत्ता चलाने और हथियाने के लिए इस किस्म के लोगों की जरूरत कितनी होती है? हमने ये समझा राजनीतिक टिप्पणीकारों से कि पश्चिम बंगाल में जो 60-70s में जो कांग्रेस में जो लुम्पेन एलिमेंट था वो सीपीएम में आ गया था जब सीपीएम रूलिंग पार्टी हुई। और वो जो लुम्पेन माफिया, जैसे आप शाहजहां के बारे में संदेश खाली में देखा, उस समय भी हम कह रहे थे कि ये लुम्पेन एलिमेंट सीपीएम के बाद, क्योंकि ये लुम्पेन एंटी सोशल एलिमेंट्स रूलिंग पार्टी में रहना पसंद करते हैं। और ये तो पूरी देश में है, ऐसे नहीं है कि दूसरी जगह नहीं है। इसीलिए तो हिंदी मूवी में भी हम लोग देखते हैं कैसे पॉलिटिशियन के पास प्रोटेक्शन के लिए ये लोग आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कम्युनल वायलेंस और कास्ट वायलेंस ये कम है, लेकिन ये राजनीतिक हिंसा, ये तो मुझे कभी कभी लगता है कि नंबर 1 स्टेट हो गया है। तो ये मेन रीजन है कि आप लोकल लेवल में, जिसको हम लोग कलकत्ता में बोलते हैं पार्टीक्रेसी, डेमोक्रेसी जैसे ना, पार्टीक्रेसी मतलब एक राजनीतिक दल एक सिस्टम बना लिया और उसमें पुलिस के प्रोटेक्शन से कुछ एंटी सोशल एक्टिव हो जाते हैं और वो खुद जजमेंट दे रहे हैं। और ये जो कैंगारू कोर्ट, ये तो सरकार के सपोर्ट लेके नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोकल हुलिगन्स हैं और वो जजमेंट ले रहे हैं। आरोपी तजमुल अभी पुलिस हिरासत में है। घायल युगल की मेडिकल जांच जारी है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। नए अपडेट्स आपको लल्लन टॉप देता रहेगा, उनसे रूबरू कराता रहेगा। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।